साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये दिल्ली सल्तनत में अभी अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश ख़त्म हुआ है। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक जो है स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही विद्वान शासक था और ये बहुत ही विलक्षणकारी और बहुत ही मतलब विस्मयकारी भी कहा गया है और विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति कहा गया है, अग्रसोची वाला व्यक्ति कहा गया है। तो उसको हम इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं। ये ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ये दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक था और इसने जो कार्य किए हैं वो बहुत ही अग्रसोची वाले कार्य किए थे। इसके समय में सर्वाधिक मंगोल के आक्रमण होते हैं और मंगोल के आक्रमण से कई एक विद्वान कहते हैं कि ये खुद भी उसको मंगोल को कुछ धन देता है कि जिससे कि आक्रमण ना करे वो, और बाद में मित्रता भी हो जाती है। लेकिन तरमासरीन जिसका नाम होता है, लेकिन इसके किए हुए कई कार्य बहुत ही विवादास्पद रहे और इसकी योजनाओं की सफलता और असफलता भी मिली इसकी योजनाओं में। तो हम कई इसकी योजनाएं और वो भी देखेंगे। विफलता और सफलता तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसने क्या क्या किया इनफैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ये बहुत ही विद्वान और जो है तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र और सब रूपों में ये बहुत ही विद्वान था। ये इसके समय में इब्न बतूता जो अफ्रीकी यात्री होता है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था या इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता अफ्रीका से आया था और यह अफ्रीकी यात्री होता है और बाद में ये सुल्तान इसका बहुत ही स्वागत करता है और बाद में दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। तो हम एक एक फैक्ट करके सब कर लेते हैं। और उसकी योजनाओं में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़े साम्राज्य बरनी के अनुसार 23 प्रांतों में वो शासन करता था और 23 प्रांत केवल कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ करके और ये पूरे भारत पर शासन करता था। और इसीलिए इसने कई एक ऐसे काम किए कि जिससे कि भारत को, जैसे राजधानी परिवर्तन जो इसने किया वो देवगिरी में यानी दौलताबाद में इसलिए किया कि वहाँ केंद्र में स्थित था। बरनी कहता है कि वह केंद्र में था और सभी स्थानों से दूरियां लगभग समान थी, दक्षिण से भी दूरियां समान थी, इसलिए वह राजधानी परिवर्तन करता है। हालांकि इसकी 5 मुख्य योजनाएं, बरनी इसकी 5 मुख्य योजनाओं का उल्लेख करता है, जिसमें दोआब में कर वृद्धि के पीछे बड़ी सेनाओं को रखना, ये जो है बताते हैं कि ये बड़ी सेना चूँकि रखना होता है इसलिए दोआब में कर वृद्धि। और दोआब चूँकि वो वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे धन, जहाँ पे अन्न या कई जो है उपजाऊ अन्न ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पे कर वृद्धि किया था। दूसरा, इसने जो राजधानी परिवर्तन किया था उसके पीछे लॉजिक यही था कि वो वहाँ पे पहुँच के अपने केंद्र में पहुँचे। और तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि बहुत बड़ा काम था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसके पीछे 2 रीज़न दिखाई देता है। एक तो सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से व्यापार में बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। दूसरा, ये लग रहा है कि सोना या चांदी में कुछ कमी आई होगी जिससे कि इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया होगा। लेकिन दोनों बातें अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई और दोनों इस बात को इंगित करते हैं कि व्यापार में बहुत बढ़ावा मिला होगा। और फिर इसने खुरासान युद्ध किया और कराची अभियान किया
तो ये सब जो है हम एक एक फैक्ट करके लिख लेते हैं। फिर इसामी ने इसे रक्त का प्यासा कहा। उसके पीछे लॉजिक ये कहते हैं कि वहाँ के लोकल लोग जो है इसे गाली देते थे, गाली भरा पत्र भेजते थे। बहुत सारे वहाँ के दिल्ली के लोगों को ये दंड देना चाहता था, मतलब दिल्ली के जो है लोकल निवासियों को दंड देना चाहता था। हालांकि ये बहुत सही नहीं लगता है, प्रतीत होता है। लेकिन जो भी फैक्ट है वो फैक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और जानेंगे भी। विश्लेषण तो हम बाद में करेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक 2-3 वीडियो में बनेगा। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक केवल प्री के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि मेंस के दृष्टिकोण से भी मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक केवल यही नहीं, हर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक फैक्ट लिख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री आया था। सुल्तान ने इसका खूब स्वागत करते हैं और बाद में इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं, दिल्ली का काजी बनाते हैं। ये इसके विषय में, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में इसामी कहता है कि हालांकि इसामी तो रक्त पिपासु या कई ऐसे विद्वान बहुत कुछ कहते हैं, विस्मयकारी और परोपकारी हर तरीके से उसका जो है कहते हैं। तो 2-1 बातें लिख लेते हैं। और पहले मोहम्मद बिन तुगलक कितना प्रांत बताता है ये भी हम बता देते हैं। इब्न बतूता कितना प्रांत बताता है वो भी हम लिख लेते हैं कि इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार ये मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में था। केवल कश्मीर एवं बलूचिस्तान को छोड़कर यहाँ पे आधुनिक बलूचिस्तान हम लिख लें थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा बलूचिस्तान उस समय था। आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर उसके बाद इसके और जब ये आया था ये चीज़, ये 1333 ईस्वी में आया था। हालांकि यहाँ चाहे हम लिख लें इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था। हालांकि ये कहीं पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। और इसको कई संज्ञाओं, कई नाम से पुकारा जाता था, जैसे हम इसको लिख लेते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम कई संज्ञाओं में जोड़ा जाता है। इसको अंतर विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण का
ये कई एक एग्ज़ाम में बेंस के एग्ज़ाम में अंतर्विरोधी मिश्रण को हम कैसे टिप्पणी अगर कैसे कहेंगे तो हम इस चीज़ को जो है जिक्र करेंगे कि इसामी ने क्या कहा, बरनी ने इसके बारे में क्या कहा। तो और दूसरी बात, इसने जो योजनाओं को लागू किया उन योजनाओं में कैसा मिश्रण देखते हैं, क्योंकि जो राजधानी परिवर्तन किया था इसके पीछे मतलब इसमें काफ़ी विवाद हुआ था। द्वाब में कर वृद्धि में भी विवाद हुआ था, सांकेतिक मुद्रा में भी विवाद हुआ था। तो इस तरीके से अंतर विरोधी विवाद, लेकिन जो भी काम इसने किया था वो आगे आने वाले समय में बहुत ही उपयुक्त और बहुत उपयोगी साबित हुआ। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम इसको ये भी देख लें कि यह हर विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा एक बात और लिख लें हम कि यह चिकित्सा शास्त्र, तर्क शास्त्र, खगोल शास्त्र और भी बहुत कई विधाओं का विद्वान व्यक्ति था। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद बिन तुगलक कई विधाओं में जैसे खगोल शास्त्र, तर्क शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मोहम्मद बिन तुगलक कई विधाओं में जैसे खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तर्क शास्त्र, गणित, दर्शन आदि में पारंगत था या बहुत विद्वान व्यक्ति था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। एल्फिंस्टन हालांकि इसको कई एक मायने में कहीं कहते हैं कि इसके अंदर पागलपन के गुण थे, लेकिन कई एक मामले में ये भी जाना जाता है कि जो व्यक्ति जितना ही विद्वान होगा उतना ही वो अग्रसोची या ऐसा काम करेगा जो दूसरे के नज़रों में हो सकता है कि वह कार्य एक पागलपन का नमूना लगे। लेकिन जो भी हो मित्र, अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा हम और बताएंगे आज। और आज मोहम्मद बिन तुगलक का जो है राजनीतिक इतिहास नहीं समाप्त होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। फिर उसकी हम जो इसने योजनाओं में क्या क्या विफलता मिली, क्या सफलता मिली, उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। और प्रशासनिक व्यवस्था में जो है क्या इसने बदलाव किया, और दूसरा कई इसने विभाग स्थापित किया जैसे दीवाने कोही आदि विभाग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, कृषि में ऋण देना। तो ये सब विभाग का जो हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, और उसके बाद फिर हम आगे लिखते हैं थोड़ा सा। इसकी 5 योजनाओं जो बरनी के अनुसार इसकी जो 5 योजनाएं थी वो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं, राजनैतिक एवं प्रशासनिक जिसमें बरनी के अनुसार सुल्तान की 5 मुख्य योजनाएं विशेष थीं, जिसमें पहला द्वाब में कर वृद्धि, पहला द्वाब में कर वृद्धि, ये 1333, 1334
में ईस्वी में ये दोआब में कर वृद्धि करता है। दूसरी योजना जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राजधानी परिवर्तन, यानी कि देवगिरी को राजधानी बनाना। या राजधानी परिवर्तन, दोनों में से कोई भी बात हम कहें, और ये 1326-1327 ईस्वी में करता है। फिर तीसरा, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या सांकेतिक मुद्रा जारी करना। सांकेतिक मुद्रा जारी करना, ये 1330-31 में जारी करता है। फिर चौथा, खुरासान युद्ध। चौथा, यहाँ पे हम खुरासान युद्ध ले लेते हैं, और खुरासान युद्ध या खुरासान पर आक्रमण जो होता है वो 1332-33 होता है। खुरासान पर आक्रमण 1332-1333 ईस्वी में होता है। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण कराची अभियान भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कराची अभियान, ये कराची अभियान सबसे बाद में करता है, 1337-38 में होता है कराची अभियान। ये 1337-38 में होता है। ये बरनी के अनुसार दिया हुआ है, लेकिन यदि कहीं इसमें ये पूछा नहीं जाता है बरनी के अनुसार और पहले, तो ये देवगिरी को राजधानी 1326 ईस्वी में देखते हैं, जबकि दोआब में कर वृद्धि हम 1333 में देखते हैं। लेकिन बरनी जब लिखते हैं तो दोआब में कर वृद्धि पहला और देवगिरी को राजधानी परिवर्तन दूसरा देते हैं। और इसका जो देवगिरी में राजधानी परिवर्तन करता है, यह सर्वाधिक जो है विवादास्पद रहा है। हालांकि मैंने बताया कि ये दोआब में कर वृद्धि भी विवादास्पद रहा, क्योंकि वहाँ भी लोग कर देने से काफ़ी कुछ वो थे, नाराज़ थे। दूसरा, खुरासान भी विवादास्पद था कि उस मौके पे खुरासान, फिर कराची भी बहुत उपयोगी, हर चीज़ में कहीं ना कहीं सांकेतिक मुद्रा उस समय जारी किया, जबकि बहुत पहले लोग मतलब विद्वानों के अनुसार यदि 100 साल आगे लागू होता तो शायद बहुत बड़ा काम होता, लेकिन 100 साल पहले वही काम करना बनी कि बहुत अग्रसोची व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये बातें हुई। फिर हम लिख लेते हैं कि देवगिरी को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आया है और ये भी लगातार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम, देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है कई बार एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम इसामी के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। इसे जो खूनी और रक्त पिपासु कहते हैं वो इसामी कहता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसामी के अनुसार या इसामी ने इसे यानी मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त एवं पिपासु या खूनी एवं रक्त पिपासु लिख लें, खूनी एवं रक्त पिपासु कहता है।
और लॉजिक यह देता है कि वह दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि दिल्ली वासी उसको दरबार में गालियों भरे पत्र भेजते थे। तो जैसे कि कहता है, हम लिख लेते हैं, एग्जाम में केवल हमें इतना ही लिखना होगा, वो निशान लगाना होगा। और दूसरा, बर्नी के अनुसार, बर्नी इसे क्या कहता है, ये बर्नी केवल देवगिरी के जो राजधानी परिवर्तन होता है उसके बारे में बर्नी कहते हैं कि चूँकि केंद्र में था इसीलिए राजधानी परिवर्तन किया। बर्नी के अनुसार देवगिरी केंद्र में होने के कारण देवगिरी, बर्नी के अनुसार देवगिरी केंद्र में होने के कारण, बर्नी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बर्नी के अनुसार देवगिरी केंद्र में होने के कारण राजधानी परिवर्तन करता है। बर्नी के अनुसार देवगिरी केंद्र में होने के कारण राजधानी परिवर्तन करता है। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, और उसके बाद अगली वीडियो में हम फिर से अभी जो मोहम्मद बिन तुगलक में बचा हुआ है वह हम फिर से कराएंगे साथियों, और अभी काफ़ी कुछ बचा है। तो साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथियों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।